नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और कुछ अवकाश के बाद हम मिल रहे हैं। आप और मैं, हम दोनों प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए थे। बहुत बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर अपनी तैयारी चल रही थी। याद करें, 4 अक्टूबर का दिन बहुत ही विशेष दिन था और अब वो दिन निकल चुका है। तो उसके बाद आपकी भी एक बाधा पार हो गई, लेकिन फिर दूसरी बाधा आपके सामने आकर खड़ी हो गई है और अब मेंस की तैयारी का मामला है, जो कि प्रीलिम्स से कुछ मामलों में आसान भी है, लेकिन कुछ मामलों में प्रीलिम्स से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। तो मेंस की तैयारी अब हमें शुरू कर देनी चाहिए। खास करके इस बार यदि आप देखें तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप बहुत कम है। कोरोना या कोविड के कारण आपने देखा प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गया। जो सामान्यतः मई या जून में होता था, इस बार अक्टूबर में हुआ। और कैलेंडर को सही करने के लिए मेंस और प्रीलिम्स के बीच का गैप कम कर दिया गया है। तो बहुत कम समय में बहुत कुछ पढ़ना है। प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम का सिलेबस भी अलग है और सिलेबस थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन उससे ज़्यादा अलग है उसका तरीका। आपको पता है कि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव था। प्रीलिम्स का उद्देश्य एक बड़ी भीड़ में से ज्यादातर लोग जो नाकाबिल माने गए यूपीएससी के द्वारा, उसको बाहर करना, या मतलब और जो लोग मेंस देने के योग्य पाए गए उनको चयनित कर लेना था। तो प्रीलिम्स बेसिकली, यदि हम नंबर के लिहाज से देखें, संख्या के लिहाज से यदि हम प्रीलिम्स को देखें, तो संख्या के लिहाज से कह सकते हैं कि प्रीलिम्स बेसिकली एलिमिनेटरी राउंड है। एलिमिनेटरी राउंड कैसे है? इस रूप में प्रीलिम्स एलिमिनेटरी राउंड है कि लाखों लोगों को एलिमिनेट किया जाता है, तो ज्यादातर लोग उसमें सेलेक्ट नहीं किए जाते, उसमें ज्यादातर लोग एलिमिनेट किए जाते हैं और कुछ लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। और उसके बाद असली परीक्षा शुरू होती है, रिटन एग्जाम, मेंस एग्जाम, जहां हम देखते हैं कि प्रश्नों का स्वरूप सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब प्रीलिम्स में आपकी भाषा, आपका प्रेजेंटेशन और आपका अप्रोच बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपके पास कितने फैक्ट हैं और कितने कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, यह चीज मायने रखती है। और आपने गोला कैसे काला किया, सही या गलत, उसके आधार पर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि मेंस प्रीलिम्स की तुलना में कई गुना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मेंस कई गुना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, प्रतिशत नहीं, गुने में मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उसका कारण यह है कि प्रीलिम्स में आपके पास 4 विकल्प होता है। इसका मतलब 100% याद नहीं है तो देख कर याद आता है। मेंस में आपके सामने केवल प्रश्न होते हैं, कोई विकल्प नहीं होता है, आपको उत्तर लिखना है। दूसरी बात कि मेंस में गोला काला नहीं करना है, ये एसएससी का मेंस नहीं है। इस मेंस में हमें डिस्क्रिप्टिव उत्तर लिखना है, एनालिटिकल उत्तर लिखना है, सब्जेक्टिव है, विचार अपने देने। इसका मतलब कि प्रीलिम्स में जनरली फैक्ट और नॉलेज का टेस्ट है, अप्रोच का टेस्ट नहीं है, प्रेजेंटेशन का टेस्ट नहीं है, प्रस्तुतिकरण का टेस्ट प्रीलिम्स नहीं है, सोच का टेस्ट प्रीलिम्स नहीं है। ज्ञान का टेस्ट जरूर है कि फैक्ट, कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें हमें पता है या नहीं। लेकिन मेंस या रिटन एग्जाम फैक्ट का भी टेस्ट है, उसमें फैक्चुअल सवाल भी आते हैं मेंस में भी। आज मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। उसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं, उसमें एनालिटिकल सवाल भी आते हैं, उसमें लैंग्वेज की बहुत बड़ी भूमिका है। भाषा बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आती है। प्रेजेंटेशन, कैसे हम लिखते हैं, वो बहुत मायने रखता है। उसका तरीका क्या होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये उससे ज्यादा कठिन भी है, लेकिन उससे ज्यादा आसान भी। आप कहेंगे कैसे? प्रीलिम्स से ज्यादा कठिन इस रूप में है कि यहां पर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यहां पर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है, और यहां पर आपको प्रेजेंट करना है। यहां आपके भाषा ज्ञान का भी टेस्ट है, यहां आपके प्रेजेंटेशन का भी टेस्ट है। और प्रीलिम्स की तुलना में आसान इसलिए है
कि प्रीलिम्स में जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, ध्यान रखना, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो प्रीलिम्स क्लियर करता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो, जिसने ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो, जिसने 14 घंटा रोज पढ़ा हो, उसका प्रीलिम्स क्लियर होगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसका मेंस क्लियर होगा। हो सकता है कि मेंस कम ज्ञान और कम पढ़ाई से भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मेंस में प्रेजेंटेशन मायने रखता है। इसका मतलब कि प्रीलिम्स में यह देखा जाएगा कि मेरे पास 1000 रुपये हैं कि नहीं, और किसी के पास 100 रुपये हैं तो 1000 वाला चयनित होगा जिसके पास ज्यादा नॉलेज। लेकिन मेंस में 100 रुपये को भी यदि सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो 100 रुपया 1000 पे भारी पड़ सकता है। कम ज्ञान को यदि सही तरीके से प्लान किया जाए, नियोजन किया जाए, तो वह ज्ञान पर भारी पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और उसके लिए सबसे पहली चीज है दोस्तों कि हमें सिलेबस को समझना चाहिए। और सिलेबस को केवल यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं समझना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, दो चीजें इस पूरे प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो हमें सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए जो यूपीएससी ने दिया है, लेकिन जब हम उस सिलेबस से अपनी तैयारी का रास्ता निकालें, जब हम उस सिलेबस से अपनी तैयारी का रास्ता निकालें, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रश्न पिछले सालों में कैसे पूछे जा रहे हैं। और जब दो चीजों को मिलाकर टॉपिक का एनालिसिस किया जाएगा तभी वो एनालिसिस सटीक होगा, तभी आपको उससे प्रश्न आने की गुंजाइश होगी, और तभी आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आज मैं आपके सामने जनरल स्टडीज का ओवरऑल, उसको पेपर 3 कहते हैं, बट ध्यान रखना है कि सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 2, पेपर 2, जनरल स्टडीज का पेपर 2 और उसके खास हिस्से पॉलिटी का विश्लेषण करने वाला हूं, सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं, और बहुत विस्तार से, तो ध्यान से समझना है। और एक प्रकार से बहुत ही व्यावहारिक तरीके से भी डिस्कशन होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि सिलेबस क्या है और टॉपिक में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, कैसे उसको पढ़ना है, और प्रश्न के लिहाज से मिलान करते हुए समझना है कि विगत वर्षों में किन टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, और प्रेजेंटेशन कैसा रखना है ताकि कम ज्ञान में हम कैसे मेंस में ज्यादा स्कोर कर पाएं। तो सिलेबस के एक एक, जो पॉलिटी का पूरा सेकंड पेपर आज शायद मैं डिस्कस ना कर पाऊं, तो पॉलिटी के जितने हिस्से हैं उसके एक एक चीज को आज समझने का प्रयास करेंगे। एक बार केवल मैं देख लूं कि आपका सब सही चल रहा है। हाँ, चैट वगैरह मैं देख रहा हूँ कि गुड इवनिंग सबको। आज से मेंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज केवल मैं मेंस का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, बस 2-3 दिनों में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबको आशीर्वाद है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत 3-4 दिनों का बीच में ब्रेक हो गया था। एक्चुअली मैं भी रेस्ट ले रहा था, रेस्टलेस की तरह मैंने काम किया था आपके साथ। याद करें प्री में सारे क्वेश्चन, सब चीज़ें कैसे हम लोग स्पेशल पे प्लस पे यूट्यूब पे डिस्कस करते थे, तो 3-4 दिन मैंने पूरा एकदम आराम किया है। और फिर उस आराम का इम्पैक्ट अब दिखेगा जब फिर नए सिरे से मेंस की तैयारी में मैं आपके साथ आ जाऊंगा। और तो शुरू करेंगे। आज हम लोग इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे एकदम व्यावहारिक रूप में कि क्या पढ़ना है, और ये इस बार के मेंस के लिए भी है और सदैव के मेंस के लिए भी। ये ना समझे कि ये 2020 के मेंस की बात कर रहा है या 21। ये आगे जब तक ये सिलेबस रहेगा तो तैयारी का पैमाना दोस्तों यही इस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं केवल 1-2 छोटी आपको सूचनाएं दे दूं कि इधर 3-4 दिनों से मैं आपके सामने नहीं आ पाया। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे, बहुत लोगों के संदेश आ रहे थे कि क्या आप कहाँ हैं, और मैं एकदम आराम से चादर तान के सो रहा था। तो अब मैं आ चुका हूँ पूरा आराम करके। और थोड़ी व्यस्तता का एक आलम यह था कि एकदम फ्रेश बैच फाउंडेशन का लॉन्च हो रहा है, जो बार बार आप पूछ रहे थे कब, तो अब आप उसका थंबनेल भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 12 अक्टूबर प्लस के बैच की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। प्लस पर एकदम फ्रेश बैच अब मैं लॉन्च कर रहा हूं। कब से? बस ये सोमवार जो आने वाला है। आज शुक्रवार है, तो शनिवार रविवार को छोड़कर सोमवार 12 अक्टूबर से एकदम फ्रेश बैच प्लस पे डॉक्टर साहब लॉन्च करने वाले हैं, बहुत विस्तार पूर्वक,
टाइमिंग रहेगी इसकी 7 बजे शाम में। तो 12 अक्टूबर से प्लस पर फाउंडेशन का एकदम फ्रेश बैच शुरू करने वाला हूं। 7 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी और आपको बिल्कुल देर नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट करवा लिया है और अब तो बिल्कुल समय नहीं है, तो फटाफट इस बैच में एनरोल कर लीजिए। मंजेसर 10 कोड के साथ 10% का यदि आपको डिस्काउंट चाहिए और डॉक्टर साहब का गाइडेंस चाहिए। और बैच में एनरोल करवाने का तरीका बहुत आसान है। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद उसे इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाता है और प्लस का सिंबल आता है नीचे। प्लस को जब क्लिक करेंगे तो चूज योर गोल आएगा और यदि पहले से ही आपने यूपीएससी सीएससी चुन रखा है तो डायरेक्ट यूपीएससी सीएससी आएगा। तो एनीवे चूज योर गोल और फिर यूपीएससी सीएससी को क्लिक करेंगे। जब उसे क्लिक करेंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा और जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे आएंगे तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 मतलब 1 साल 2 साल के सब्सक्रिप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा होगा क्योंकि वह सस्ता भी होगा और यूपीएससी की तैयारी के लिए मानकर चलना चाहिए कि 2 साल तो हमें चाहिए, तो उससे आपकी समग्र तैयारी हो पाएगी। और ध्यान रखना है, जब एक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो उस एक सब्सक्रिप्शन में ही आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको जनरल स्टडीज का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ऑप्शनल का पेपर, सीसैट का पेपर, एसए का पेपर, सारे टेस्ट, सब कुछ मिल जाता है एक सब्सक्रिप्शन में, केवल एक सब्सक्रिप्शन में। तो वो सब्सक्रिप्शन लीजिए और जब वो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे कोड मांगा जाएगा। तो आपको पता है कि कौन सा कोड यूज करना है, मंजेसर 10। मंजेसर 10 का आप कोड यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप मेरे बैच का अंग बन जाएंगे। तो ये बैच से संबंधित सूचना थी दोस्तों। फिर मैं आपको दिखा दूं कि बैच कब शुरू हो रहा है। पॉलिटी का एकदम फ्रेश बैच 12 अक्टूबर से सोमवार से प्लस पर शुरू हो रहा है। जो भी जिनको पता नहीं है, सैकड़ों लोग जानना चाहते थे इस बैच के बारे में, तो अब ये बैच आपके सामने स्क्रीन पे है और 12 तारीख को आमने सामने वो चलेगा। तो फटाफट इस बैच में एनरोल कीजिए। टाइमिंग 7 बजे इस बैच की होने वाली है। और दूसरी बात कि जो अपना स्पेशल क्लास का सीरीज चल रहा था, जो प्रीलिम्स के कारण 4-5 दिनों से मैं भी रेस्ट ले रहा था, घोड़ा बेचकर सो रहा था, किसी और का तो सो रहा था आराम से, तो अब वह सीरीज फिर से शुरू कर रहा हूं। ये दूसरी सूचना। इसका मतलब कल से, कल शनिवार है, कल मॉर्निंग में 8 बजे स्पेशल की क्लास, फिर संडे को भी 8 बजे स्पेशल की क्लास है। मतलब फिर स्पेशल की क्लास की वो सीरीज जो मेरी थी वो फिर शुरू हो रही है कल से और सोमवार से प्लस पर। तो अब फिर से आज से समझ लीजिए कि मैं धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा हूं 4-5 दिनों के अवकाश के बाद, और अब लगातार फिर ये फॉर्म मेंस तक बरकरार रहेगा। तो चलिए, अब हम लोग दोनों सूचनाएं आपको मिल चुकी हैं। अब हम लोग सीधे सिलेबस पर आ जाते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं। यहां देखिए कि ये सिलेबस में एक एक करके टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ये जो सिलेबस है अपना, बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बन रहा है पेपर 2 का सिलेबस। पहला या सबसे बड़ा हिस्सा इसका पॉलिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस के सेक्शन के रूप में कह सकते हैं। पॉलिटी का सिद्धांत भी, पॉलिटी का व्यवहार भी। दूसरा इसका सेक्शन गवर्नेंस और सोशल इश्यूज के संदर्भ में, सामाजिक मुद्दे और प्रशासन के मुद्दे। और इसका तीसरा सेक्शन आईआर के रूप में, इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने फिर कहा लगभग 70% हिस्सा पॉलिटी है और बाकी 30% में गवर्नेंस और सोशल इश्यूज के मामले। तो आज हम लोग उस 70% हिस्से को डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो सिलेबस है, जिस सिलेबस की यहां हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिलेबस 2012 से बिल्कुल डिफाइन होकर आ गया। 2012 ध्यान रखना है कि पहले जो यूपीएससी का सिलेबस हुआ करता था 12 से पहले, जनरल स्टडीज का, वो बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का था। उसमें केवल लिखा होता था संविधान और राज व्यवस्था और कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं था। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, प्री और मेंस में। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई। 2012 में बहुत अच्छा काम किया यूपीएससी ने। अब उन्होंने एकदम सिलेबस को डिफाइन किया कि भाई ये रहा तुम्हारा सिलेबस, मतलब
3-4 स्लाइड्स में बने कि ये तुम्हारा पॉलिटी का सिलेबस रहा, इसी से सवाल पूछे जाएंगे। और 2013 से इसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल चल रहे हैं। तो 9 टॉपिक जो इसके ऊपर के हैं 1 से लेकर 9 तक, वे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक हैं। तो इसके 9 टॉपिक जो 1 से लेकर 9 तक हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 का, वो पॉलिटी का टॉपिक है। अब देखते हैं क्या क्या है, क्या हमें पढ़ना है। हर टॉपिक का मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि उसमें कहां से तैयार है। यहां देखिए, पहला टॉपिक यह है भारतीय संविधान, और उसके बाद सब टॉपिक में है ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। आइए थोड़ा सा इसको एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए उनसे कोरिलेट करते हुए, एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से कोरिलेट करते हुए समझते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अभी तक के जो प्रश्न आए हैं 13 से लेकर, उसके आधार पर क्या स्थिति बनती है। अब देखिए, पहला है ऐतिहासिक आधार, विकास। तो पहली समस्या तो यहीं पे आ रही है कि ऐतिहासिक आधार और कॉमा देकर विकास, ध्यान रखना 2 चीजें। और हम में से 90% लोग, देखिए कहां कंफ्यूजन पैदा होता है, 90% लोग ऐतिहासिक आधार और विकास को एक ही समझते हैं, उसको एक ही पढ़ लेते हैं और मान लेते हैं यही ऐतिहासिक आधार है और यही विकास है, जबकि सिलेबस आपके सामने है। ध्यान रखें, ऐतिहासिक आधार और फिर कॉमा विकास। इसका मतलब कि हम अभी तक सामान्यतः इसमें क्या पढ़ते आए कि भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार हो या विकास हो, 1919 का अधिनियम क्या है, 1935 का अधिनियम क्या है, क्रिप्स मिशन योजना क्या है, कैबिनेट मिशन योजना क्या है, माउंटबेटन योजना क्या है, फिर उससे पहले 1909 का अधिनियम क्या है, वो सारे जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, पिट का इंडिया एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट क्या है, यही पढ़ लेते हैं। ये भी है, लेकिन ध्यान रखना है कि 2 अलग चीजें हैं। तो यहीं से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि इस 2 में डिफरेंस क्या है। इसका मतलब हमारे सिलेबस में साफ साफ 2 चीजें मेंशन की गई है, साफ साफ 2 चीजें मेंशन कर रहा है, जिसमें है ऐतिहासिक आधार। थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये सबसे पहली चीज है जो हमें जानना चाहिए सिलेबस को। इसको अंग्रेजी में यदि सिलेबस देखें तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वर्ड है इसके लिए। ध्यान रखना, इसके लिए जो वर्ड है वह हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, और इसी को कॉमा देकर जो दूसरा टॉपिक है, दोनों टॉपिक है, विकास, और उसके लिए जो शब्द है वो है इवोल्यूशन। तो हमें क्या पढ़ना है, पहला ही टॉपिक कितना कंफ्यूज कर रहा है मेंस का। और ध्यान रखिए कि जब टॉपिक का ही आइडिया नहीं है तो पढ़ेंगे क्या और पढ़ाएंगे क्या। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स भी पढ़ना और इवोल्यूशन भी, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को, और इसीलिए एक साथ दिया गया एक डिबेट के रूप में कि ये वाला मैटर सही, ये तरीका सही है या ये तरीका सही, ये मान्यता सही है ये। अब देखिए कि ये जो इवोल्यूशन का हिस्सा है, इसमें वो पढ़ना है जो हम समझते हैं, 1909 का अधिनियम, सारे एक्ट, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा, वो सारी चीजें इवोल्यूशन में कि कैसे इवोल्यूशन। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एक अलग चीज होगी, और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग संविधान का ऐतिहासिक आधार में हमें पढ़ना पड़ेगा कि भारत के संविधान पर इसके सांस्कृतिक इतिहास का क्या प्रभाव है। इसका मतलब ध्यान रखें, ऐतिहासिक आधार, तो हमारे इतिहास से यह संविधान कहां तक प्रभावित है। तो पहली चीज ऐतिहासिक आधार में विस्तार पूर्वक पढ़नी पड़ेगी कि इंपैक्ट ऑफ इंडियन कल्चर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास का भारत के संविधान पर कहां तक प्रभाव है, वहां दिखाना पड़ेगा कि यदि हमारा संविधान आर्टिकल 29 और 30 में बहुलवाद की बात करता है, याद कर अब यही प्री और मेंस का डिफरेंस है कि प्री में आर्टिकल पढ़ते हैं 29 और 30, यहां उसका एप्लीकेशन आता है। आर्टिकल 29 कहता है सबकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, आर्टिकल 30 कहता है कि सभी को शिक्षा संस्था स्थापित करना, अल्पसंख्यक को विशेष दे। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोच में बहुलवाद है, प्लूरलिज्म है। इसी तरह जब मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि सबकी संस्कृति की रक्षा, सबकी भाषाई बहुलता की रक्षा, तो यहां उसको हम कहां से लिंक करेंगे, भारत के इतिहास से।
हमारा जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको हम लिंक करेंगे भारत की संस्कृति से, कि भारत में जैनिज्म भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, स्यादवाद की बात करता है, प्लूरलिज्म की ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सत्य के 7 दृष्टिकोण हो सकते हैं, उससे लिंक करना। अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया, उसमें साफ कहता है कि ब्राह्मण हो, श्रमण हो, सभी सेक्ट सब मिलजुल कर रहेंगे। अकबर ने सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किया, सारे कुल मिलकर रहेंगे। इसका मतलब ये जो समन्वयवाद है, ये जो प्लूरलिज्म है, ये जो सर्वधर्म संभाव है, उसको यहां से अपने सेकुलरिज्म से लिंक करना, ये ऐतिहासिक आधार का मतलब। इसी तरह आर्थिक आधार दिखाना है। हमारे जो नीति निदेशक तत्व है संविधान में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो उन आर्थिक समस्याओं, चुनौतियों से निपटने के लिए बनाए गए जो भारत झेल रहा था। गरीबी की समस्या, बाल श्रम की समस्या। इसी तरह आप देखेंगे कि सारे सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान, हजारों वर्षों की वर्ण व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास। कहने का तात्पर्य कि जब हम ऐतिहासिक आधार के रूप में संविधान को पढ़ते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधान स्वदेशी है, इसकी मूल आत्मा भारतीय है। लेकिन दूसरी ओर जब हम संविधान को इवोल्यूशन के रूप में ज्यादा महत्व देते हैं कि फला एक्ट और फला एक्ट और फला एक्ट, तो हम ये मानते हैं कि भारत का सामान उधार के सामान का थैला है। ध्यान रखना, दो अलग अप्रोच है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के आधार पर पढ़ते हैं तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये तो अपना सब कुछ कल्चर से निकला है, ये तो हमारा संविधान है। एक्ट आदि तो केवल हमें हेल्प कर रहे हैं, जो 1909 का, 1919 का, 35 का अधिनियम हमें केवल मदद कर रहा है। हमारा संविधान तो हमारी संस्कृति, हमारी अर्थनीति और हमारी सामाजिक समस्याओं का जवाब। संविधान स्वदेशी है, ये पहला डिबेट का। लेकिन जब हम इवोल्यूशन पर ज्यादा फोकस करते हैं तो हम पर यह आरोप लगता है ये उधार के सामान का थैला है भारत का संविधान, इट इज ए बैग ऑफ बोरिंग। तो दो डिफरेंट अप्रोच के रूप में पढ़ना। अब देखिए कितनी बड़ी चीज। अब यदि इतनी बुनियादी समझ सिलेबस की नहीं है, इसलिए पहली चीज है कि सिलेबस को अच्छे से समझो, कि इतनी बुनियादी समझ अगर नहीं है तो सारा एक्ट पढ़ने से प्रश्न हल नहीं होगा। तो ऐतिहासिक आधार, विकास। अब देखें विशेषताएं और महत्वपूर्ण प्रावधान, इस दो को मिला के पढ़ना। भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान। अभी दोस्तों सिलेबस को मैं एनालाइज कर रहा हूं एकदम तोड़ तोड़ के आपके सामने, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ये विशेषताएं टॉपिक है और महत्वपूर्ण प्रावधान, इन दोनों को हमें मिलाकर पढ़ना है। कैसे मिलाकर पढ़ना है? विशेषताएं में जनरल चीजें आ जाएंगी, एकात्मक है, संघात्मक, मतलब किस तरह का नेचर ऑफ फेडरलिज्म है, जो भी आप विशेषताएं, लोक प्रभुता पर आधारित संविधान है, सार्वभौमिक व्यवस्था, मतलब सारी इसकी विशेषताएं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सिलेबस में दे रखा है, महत्वपूर्ण प्रावधान। अब सवाल उठता है कि ये क्या है? देखिए यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में क्या लिखा है? महत्वपूर्ण प्रावधान। तो भाई क्या महत्वपूर्ण है, क्या पता चल रहा है? अब यहीं पर जब हम सिलेबस को समझते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि हवा में या केवल शब्दशः सिलेबस का कभी एनालिसिस मत करो और ना उसके अकॉर्डिंग शब्दशः तैयारी करो, फेल हो जाओगे। क्योंकि पहले ही मैंने क्या कहा कि मेंस प्री में आपके नॉलेज से क्लियर होता है, तो ज्यादा नॉलेज प्री क्लियर होने की ज्यादा संभावना, लेकिन मेंस नॉलेज से क्लियर होता है, लेकिन केवल नॉलेज से क्लियर नहीं होता है। और इसलिए मेंस में ज्यादा नॉलेज और ज्यादा संभावना का फॉर्मूला फेल कर जाता है। मेंस में कम नॉलेज वाला भी सफल हो सकता है और खूब होता है, और ज्यादा नॉलेज वाला फेल कर सकता है। यह मेंस में खूब होता है, प्री में जनरली ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेंस प्रेजेंटेशन है। मेंस ये समझना है कि सवाल वहीं से आएगा, और वो सवाल ये नहीं कि हमने शब्दशः सिलेबस पढ़ा। तो अब देखिए हमारे सिलेबस में महत्वपूर्ण प्रावधान। अब सवाल उठता है कि भारत के संविधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान किसको माने, कैसे तैयारी करें? तो यहां पर अब हमारे सामने चूंकि 7-8 वर्ष के सवाल है, 12 में सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तो 13 से सवाल हमारे पास है। तो ये जो 6-7 साल के हमारे पास सवाल हैं, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रावधान से क्या तात्पर्य है। यहां पर मैं इतने सालों के प्रश्नों के आधार पर आपको एडवाइस करता हूं कि आप क्या पढ़ना, महत्वपूर्ण प्रावधान में क्या लेना। 4 चीजें जो कहीं नहीं है मेंशन, लेकिन जिससे धड़ाधड़ सवाल आ रहे हैं मेंस में,
वही 4 चीजें महत्वपूर्ण प्रावधान यहां मानी जाएंगे। याद करें, संविधान का दर्शन या दार्शनिक पक्ष, प्रस्तावना। इसका मतलब आश्चर्य की बात है, पूरा सिलेबस में डिस्कस करूंगा, कहीं पर प्रियम्बल नहीं है। सवाल अभी 18 में भी आया था प्रियम्बल पर। इसी तरह मौलिक अधिकार, पेपर 2 जनरल स्टडीज के सिलेबस में कहीं फंडामेंटल राइट है ही नहीं। सवाल आर्टिकल 19 पे, आर्टिकल 21 पे, आर्टिकल 25 पे, एक नहीं कई बार आए हैं। ये सारा देखिए कि मेरे सामने 12 से लेकर अभी तक के ये सवालों का ही पूरा फोटोकॉपी पड़ा हुआ है, तो वो भी समय मिलेगा तो डिस्कस करूंगा। फंडामेंटल राइट, इसी तरह राज्य के नीति निदेशक, तो ये भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। और चौथा मौलिक कर्तव्य। तो जो सिलेबस को मैं देख रहा हूं और सिलेबस के साथ हमेशा ध्यान रखना कि हवा में तीर नहीं चलाना है। हवा में तीर चलाने से कि हमने महत्वपूर्ण प्रावधान में भाषा भी पढ़ लिया तो फला भी, लोक सेवाएं भी पढ़ ली, भाई जहां से सवाल आ रहा है ध्यान रखना, समय बहुत कम है, ज्यादा भागा भागी करने से समस्या होती है। प्रीलिम्स में आपने देखा कि जितना हम लोगों ने किया उससे, और जो प्लस वाले हैं उनको अच्छी तरह पता है, अभी भी रखा हुआ है वो ऑनलाइन, मतलब मैटर जो प्लस के हैं वो चेक कर सकते हैं कि सवाल सारे के सारे, मतलब जितना पोर्शन कवर किया गया था वो आए कि नहीं उस पीडीएफ से। और यूट्यूब पे भी आप गवाह हैं कि जितना किया गया था उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाया था। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इसी को आप महत्वपूर्ण प्रावधान मानना। एकदम व्यवहारिक बात बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि अन्य कहीं यह मेंशन नहीं है, सवाल इस चारों पर आ रहा है। 2018 में प्रस्तावना पर सवाल आया, याद करें। और ये जो सवाल आ रहा है ये बड़ा ही बढ़िया सवाल आ रहा है। 2013 से पहले आता था प्रस्तावना का महत्व क्या है। पहले आता था कि प्रस्तावना की आलोचनात्मक मूल्यांकन की, ये डायरेक्ट आता था। 18 में सवाल क्या आया कि भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में गणराज्य के साथ जुड़े हुए विशेषणों का अर्थ स्पष्ट कीजिए और क्या वे वर्तमान संदर्भ में प्रतिरक्षणीय है, आर दे डिफेंडेबल। इसका मतलब कि महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत इसको रखता है। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स से तो सवाल ही सवाल है, हमेशा सवाल आते हैं, और वे सवाल भी डायरेक्ट नहीं आते हैं, करंट से जोड़कर आते हैं। निदेशक तत्व, याद करें, समान नागरिक संहिता, इन चीजों से सवाल आया हुआ है। और मौलिक कर्तव्य से अभी तक आया नहीं है, बट आ सकता है। तो आ जाते फिर अपने विषय पर कि जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कैसे हम इस सिलेबस को समझें। तो महत्वपूर्ण प्रावधान में इन चारों को रखना और इग्नोर मत करना। कभी ये नहीं कहना कि अरे मौलिक अधिकार नहीं है सिलेबस में, ये चीज सिलेबस में यहां से और क्वेश्चन आ रहा है, खूब आ रहा है। तो पहला टॉपिक और फिर ये हो गया। उसके बाद बचता है संविधान संशोधन और बुनियादी संरचना। अब देखें, ये दो चीज को आपको हमेशा लिंक करके पढ़ना है। यही पर आता है मेंस और प्री को पढ़ने का। तो ये तो अलग हमने पढ़ा महत्वपूर्ण प्रावधान चारों को आपस में, लेकिन ये जो दो टॉपिक है, जैसे हमने कहा ऐतिहासिक आधार और विकास, लिंक करके पढ़ेंगे। दोनों पे एकदम ये वाला सवाल आएगा, बाघ और भैंसे वाली लड़ाई होगी। ऐतिहासिक आधार अप्रोच वाले कहेंगे कि एकदम स्वदेशी है, एकदम इंडियन है, भारत की सभ्यता की अभिव्यक्ति है संविधान, विदेशी प्रभाव नहीं है। और इवोल्यूशन या विकास वाले कहेंगे उधार के सामान का थैला है तुम्हारा संविधान, बैग ऑफ बोरिंग्स है, इधर से फंडामेंटल राइट लिया, इधर से नीति निदेशक लिया, मतलब सब लेकर के बनाया। और दोनों में सच्चाई क्या, आपका व्यू पूछेगा। तो क्वेश्चन उस तरह के एनालिटिकल, अब वो नहीं आएगा कि संसदीय प्रणाली कहां से ली गई, मौलिक अधिकार कहां से, वो तो प्री में खत्म हो गया। अब आएगा कि इन दोनों में कौन सा व्यू सही है, ये बैग ऑफ बोरिंग्स है या नहीं है, उधार के सामान का थैला है या नहीं है। आपको कहना नहीं है विथ आर्ग्यूमेंट कि भाई क्यों नहीं है। वहां पर यह आपकी मदद करेगा कि भाई एक्ट तो दिखावे का है। जब यह एक्ट बनता है 1909 का, 1935 का, उससे हजारों साल पहले सेकुलरिज्म इस देश में था, उससे हजारों साल पहले इस देश में प्लूरलिज्म था। अब वो सारा फैक्ट लाकर आपको जोड़ना पड़ेगा यहां पर। संशोधन और विकास को, संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन और बेसिक स्ट्रक्चर को आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। सवाल हमेशा एकदम ज्वाइंट आएंगे, क्योंकि संशोधन के तहत आप पहले पढ़ेंगे कि संशोधन आर्टिकल 368 और संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं, सब आपको पता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और राज्यों का, वो सब आपको पता है। फिर संशोधन प्रक्रिया की विशेषता क्या है, किस प्रकार यह केंद्र के पक्ष में झुकी हुई है, मतलब तमाम चीजें। क्या संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संघवाद को केंद्र के हाथों का खिलौना बना देती, ऐसे प्रश्नों को। ये तो ये हो गया। और बुनियादी संरचना को अलग से पढ़ना है कि भाई केशवानंद, लेकिन दोनों में लिंकेज भी करना है कि कैसे आर्टिकल 13 का क्लॉज 2
अनुच्छेद 13 का जो क्लॉज 2 है वो कैसे दोनों को लिंक कर देता है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कैसे दोनों में एक लिंकेज बना देता है, जहां हम देखते हैं कि 13 आर्टिकल के तहत यह कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन होगा, मौलिक अधिकारों में होगा या नहीं। तो ध्यान रखना, इस दो को लिंक करके कैसे लिंक करना है वो तो क्लास में होगा। तो यह पहला टॉपिक हमने देखा जो जनरली एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के रूप में माना जाएगा, जहां पर आपको ऐतिहासिक आधार, विकास, तो ऐतिहासिक आधार में सांस्कृतिक प्रभाव वो सब पढ़ना है, विकास में सारे एक्ट पढ़ने हैं, विशेषता और महत्वपूर्ण प्रावधान को मिलाकर मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, प्रस्तावना वो सब पढ़ना है, संशोधन और बुनियादी संरचना को अलग पढ़ करके भी कोरिलेट करना है, केशवानंद भारती का केस वो सब बहुत विस्तार पूर्वक। तो देखें कि दिखने में आसान है लेकिन उतना आसान नहीं है, सिलेबस डेप्थ का है। उसके बाद आते हैं सेकेंड टॉपिक, कितना इंटरेस्टिंग है, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। देखिए इसमें भी मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट आपको क्या पढ़ना है, जिससे कि प्रश्न आ रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। उसके बाद देखिए संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या विषय है, चैलेंजेज क्या है, चैलेंजेज भी वर्ड है। और उसके बाद है स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, पंचायती राज और नगर पालिका नहीं लिखा हुआ है, क्या है सिलेबस, स्थानीय स्तर पर शक्ति और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। अब देखें जनरली समस्या कहां आती है, जब इस सेकेंड टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो हम में से 90% लोग कैसे पढ़ते हैं, भारतीय संघवाद का स्वरूप क्या है, यह एकात्मक लक्षण है, यह संघात्मक लक्षण है, भारत में दोनों लक्षण पाए जाते हैं, यही तो हम सब पढ़ते हैं, एकात्मक लक्षण ये संघात्मक है, भारत में दोनों लक्षण पाए जाते हैं, और इसीलिए भारतीय संघवाद का स्वरूप विशिष्ट है, और इसलिए कोई इसको केसी वियर अर्ध संघात्मक कहते हैं, तो जेनिंग्स इसको यूनिटरी टेंडेंसीज वाले, मतलब सब कुछ हम पढ़ लेते हैं टॉपिक का। और उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय राज्य विधायी संबंध ये है, ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये प्रशासनिक संबंध है, ये वित्तीय संबंध है, और ये टॉपिक खत्म नहीं। ये मेंस है, ये आईएएस मेंस का टॉपिक है। अगर इतनी आसानी से हो जाता, अगर इतनी आसानी से हो जाता जितना मैंने बोला, तब तो फिर हर कोई पढ़ लेगा और हर कोई पढ़ा लेगा। भाई ये आईएएस मेंस है, हमेशा ध्यान रखना, शॉर्टकट से नहीं चलेगा, बेस पे आपको। अब देखें क्या पढ़ना, इसका जो पहला हिस्सा है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, इसको आप ट्रेडिशनल फेडरलिज्म ले सकते हैं, जितना मैंने कहा। उसमें भी थोड़ा सा एनालिटिकल होगा, प्रश्न में दिखाऊंगा आपको कि जो पहला हिस्सा है उसको हम ट्रेडिशनल कह सकते हैं, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, जिसमें हमें भारतीय संघवाद का स्वरूप पढ़ना पड़ेगा कि भाई एकात्मक लक्षण क्या है, संघात्मक क्या है, दोनों। लेकिन उसका क्यों पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो सवाल आया हुआ है 2-2 बार, मतलब इस पर फेडरलिज्म पे मैं समझता हूं 4 बार सवाल आया है 13 से अभी तक, लेकिन 2 बार उसके नेचर पे जो सवाल आया है, स्वरूप पे, वो भी वो बच्चा वाला सवाल नहीं है कि ये एकात्मक लक्षण, ये संघात्मक लक्षण, तो ये इसीलिए इसका स्वरूप विशिष्ट है। भाई वो तो 10th, 11th, 12th में भी हम पढ़ते हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल इस रूप में पूछा जाएगा कि क्या हम भारत के संविधान को वास्तव में परिसंघीय कह सकते हैं, और यदि ऐसा है तो क्यों, हमारे संविधान का स्वरूप क्यों विशिष्ट है। इसका मतलब हम जनरली क्या बताते हैं कि हमारे संविधान का कैसे स्वरूप विशिष्ट है, ये एकात्मक है, संघात्मक है। लेकिन यूपीएससी आपसे यह जानना चाहेगी कि कैसे भी जानना चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन ऐसा क्यों है, हमारे संविधान निर्माता ने एक विशिष्ट किस्म का फेडरलिज्म क्यों बनाया। और फिर केंद्र राज्य संबंध भी आपको पढ़ने हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। अब वहां पर भी डायनेमिक होकर पढ़ना है। जैसे जब हम वित्तीय संबंध पढ़ते हैं तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को इंक्लूड करेंगे, यह डिस्कस करेंगे कि ये जो नया जीएसटी आता है ये फिस्कल फेडरलिज्म की ओर किस सीमा तक ले जाता है। ऐसे मुद्दों को आंसर में इंक्लूड करना होगा, प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। 101वें संशोधन पर भी मेंस में सवाल है। तो वित्तीय संघवाद 101वां संविधान संशोधन किस सीमा तक स्थापित करता है, खास करके 101वें संविधान संशोधन के बाद, जीएसटी के बाद नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन फाइनेंस क्या है। फिर भी कह सकते हैं कि यह ट्रेडिशनल हिस्सा है। ट्रेडिशनल में भी करंट जोड़ना है, ध्यान रखना। जब हम वित्तीय संबंध पढ़ते हैं तो वित्त आयोग, विशेष राज्य का दर्जा, नीति आयोग से तुलना, ऐसे मुद्दे। लेकिन इसका जो सेकंड हिस्सा है वो पूरी तरह अप्लाइड है। सेकंड हिस्सा कौन सा है, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौती।
अब ध्यान रखें यहां पर भी यदि कोई, क्योंकि अगर आपने सारा जो मैंने बताया वो तो केवल इतना है कि ये एकात्मक है, ये संघात्मक है, फला है, ये केंद्र राज्य। अब ये वाला हिस्सा बहुत चैलेंजिंग, इशूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए क्या आपको तैयार करना, जो कभी प्लस पे या जहां भी मेरी कक्षाएं करेंगे तो उनको पता है कि किस डेप्थ में जाकर जो बता रहा हूं वही पढ़ाता हूं। क्या इसमें पढ़ना है? इसमें आपको इशूज एंड चैलेंजेस में पढ़ना है कि हमारे फेडरलिज्म में कौन कौन सा भी चैलेंजेज आ रहे हैं, जिसमें हमें दिखाना है कि इकोनॉमिक चैलेंज ग्लोबलाइजेशन से आ रहा है, दैट मीन्स इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन फेडरलिज्म। भूमंडलीकरण का भारत की संघात्मक व्यवस्था केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, जहां आपको यह दिखाना होगा कि एक और अनइवन डेवलपमेंट, असमान विकास है। कुछ राज्यों ने विदेशी निवेश को तेजी से आकर्षित किया है और वे बहुत तेजी से विकसित हो गए, वहां जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं, वे मैग्नेट के रूप में काम कर रहे हैं। जबकि कुछ राज्यों ने विदेशी निवेश तेजी से आकर्षित नहीं किया। अब फिर उसके मूल में उसकी राजनीतिक संरचना, लॉ एंड ऑर्डर, वो सब आएगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो अपना ईस्टर्न इंडिया, वहां पर विदेशी निवेश बहुत तेजी से आकर्षित है, भूमंडलीकरण से बहुत प्रभावित नहीं हुआ, और अपना जो साउथ इंडिया है या वेस्ट इंडिया है वो ज्यादा प्रभावित हुआ। तो परिणाम एक अनइवन डेवलपमेंट। संघ की कुछ इकाइयां आर्थिक रूप में तेजी से विकसित हो गई, कुछ कम गैप बढ़ गया। अब यहीं से विवाद आएगा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग चलने लगेगी। बिहार और देखेंगे सारे ईस्ट वाले या ज्यादातर वो मांग कर रहे हैं, और तेलंगाना मांग कर रहा है, आंध्र प्रदेश तो एक अलग नजरिए से, तो वो कहेगा कि नहीं हमको विशेष राज्य का दर्जा। ऐसे मुद्दों को उठाएंगे। उसी का दूसरा इंपैक्ट नक्सलवाद के रूप में आएगा कि जब असमान विकास होगा तो नक्सलिज्म जैसी समस्या, उग्रवाद बढ़ेगा। जब उग्रवाद बढ़ेगा तो आपको एनसीटीसी बनाना पड़ेगा, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, आपको एनआईए बनाना पड़ेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और जब ऐसी संस्थाएं बनाएंगे आप केंद्र के द्वारा, तो बंगाल जैसे राज्य ये शिकायत करेंगे कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, संघ हमारे क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करता है, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव हो जाएगा। तो ये इशूज को, मतलब मैं केवल एक झांकी दिखा रहा हूं दोस्तों, ये तो 1 घंटे का मतलब तो चीज है ही नहीं, एक एक चीज पर 10-10 घंटे चाहिए। कहने का मतलब कि कहां से इशूज लेना है, कि क्या इकोनॉमिक इशूज। इसी तरह पॉलिटिकल इशूज या पॉलिटिकल चैलेंजेस में हमें दिखाना है कि दल प्रणाली का भारतीय संघवाद पर क्या प्रभाव है, गठबंधन की राजनीति का भारतीय संघवाद पर क्या प्रभाव है, ऐसी चुनौतियां। इसके अलावा जब चुनौतियां और मुद्दे आएंगे तो उसमें विषय आएंगे, तो व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद क्या होता है, अंतरराज्य नदी जल विवाद क्या है, वो फेडरलिज्म को कैसे प्रभावित करता है। देखें सब पर सवाल आए। तो यहां पर देखें कि इसका पहला हिस्सा फिर भी हम ट्रेडिशनल कह सकते हैं, दूसरा हिस्सा पूरी तरह डायनेमिक है, जो कोई भी किताब कवर नहीं करती है, कोई भी किताब नहीं करती है। मैं कह रहा हूं अभी जो एग्जिस्टिंग यूपीएससी की किताबें आप पढ़ रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग किताबों में से कोई किताब उसको कवर नहीं करती है। पहला हिस्सा सब कवर करते हैं, दूसरा हिस्सा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और तीसरा हिस्सा देखें स्थानीय स्तर पर शक्ति और वित्त का हस्तांतरण। इसका मतलब यहां पर भी डायरेक्ट पंचायती राज नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं, ये 73वां संशोधन है पंचायती राज, ये 74वां नगर पालिका, ये उसके प्रावधान है, नहीं। इवेल्युएटिव पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय स्तर पर शक्ति का हस्तांतरण और वित्त का हस्तांतरण हुआ है या नहीं, उसकी चुनौतियां क्या है, उसके मुद्दे क्या है। सवाल यदि पंचायती राज पर देखेंगे तो एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आ रहा है। अभी जो यूपीएससी में सवाल आ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जिसके कारण डिफिकल्ट हो जाता है सवाल। इसलिए डिफिकल्ट हो जा रहा है कि वो आपसे पूछ बैठेगा सहकारी संघवाद, वो आपसे पूछ बैठेगा अंतरराज्य नदी जल विवाद। तो ध्यान रखना। और स्थानीय स्तर पर वित्त और शक्ति का हस्तांतरण, मतलब पंचायती राज का व्यवहारिक एस्पेक्ट, ये सेकंड टॉपिक में हमें पढ़ना है। थर्ड टॉपिक यदि आप देखें, जो थर्ड टॉपिक को यदि हम देखें तो विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और उसके बाद है विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। इसका मतलब अब एक नया टर्म आता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, विभिन्न घटकों के बीच। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स का हमें सिद्धांत पढ़ना है शॉर्ट में, लेकिन ध्यान रखना कि अप्लाइड हिस्सा है, तो हमें उसको भारत पे अप्लाई करना है कि मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की, शक्ति का पृथक्करण। शक्ति के पृथक्करण का मतलब है कि विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति,
ये तीन प्रमुख शक्तियां, और तीनों एक व्यक्ति या संस्था में केंद्रित ना हो। तो मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांस का विचारक है। फ्रांस में राजतंत्र में उसने देखा कि शक्ति का संकेंद्रण है, पृथक्करण नहीं है। राजा में ही विधायी शक्ति है, राजा ही सबसे बड़ा विधि निर्माता है, जो बोल दे वही लॉ है। राजा ही सबसे बड़ा प्रशासक है, सारे प्रशासक व्यक्तिगत रूप में राजा के प्रति उत्तरदायी है, कोई संविधान नहीं है, और राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा इससे तो स्वतंत्रता की रक्षा नहीं होगी, तो इसी की काट के, इसी को अपोज करने के लिए आता है, इसी के विरोध में आता है शक्ति का पृथक्करण। जहां मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि विधायी शक्ति अलग संस्था के पास होगी, प्रशासनिक शक्ति अलग संस्था के पास होगी, और न्यायिक शक्ति अलग संस्था के पास होगी। तो एक तो ये पूरी थियरी आपको पढ़नी है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फ्रांस उसकी परिस्थितियों में, लेकिन चूंकि पॉलिटी में है, ये पॉलिटिकल साइंस में नहीं है पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक, लेकिन ये पॉलिटी में है। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा अमेरिकन सेपरेशन ऑफ पावर्स जरूर पढ़ना, क्योंकि यहां पर प्रश्न तुलनात्मक आने की ज्यादा गुंजाइश। अमेरिकन सेपरेशन, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ने शक्ति पृथक्करण को अपनाया, और फिर हमें दिखाने कि भारत के संविधान निर्माता ने उसको बहुत ही संशोधित रूप में अपनाया। जो अमेरिका का शक्ति का पृथक्करण है वो बहुत कठोर है, हमारा शक्ति पृथक्करण उसकी तुलना में बहुत सीमित है। उनके यहां अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र है। शक्ति पृथक्करण का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है, उस अंतर को समझना। तो ऐसे इशूज यहां होंगे, और इसके अलावा विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, इसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि इस देश में शक्ति का पृथक्करण होते हुए भी आपस में यदि विवाद हो जाए संस्थाओं के बीच, तो कैसे उसका निवारण होगा। तो उसमें औपचारिक तंत्र को दिखाना पड़ेगा, जिसमें जुडिशियरी मुख्यतः आती है, और अनौपचारिक तंत्रों को भी दिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार अंतर्राज्य परिषद के द्वारा भी विवाद का निवारण हो रहा है, क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा भी विवाद का निवारण हो रहा है, राज्यपालों के सम्मेलन के द्वारा भी, मतलब तमाम ऐसी चीजों को दिखाना है। तो देख रहे हैं कि टॉपिक थियरी से रिलेटेड होते हुए भी अप्लाइड है। चौथा टॉपिक तो बहुत ही गजब का है, जो यदि ठीक से इस टॉपिक को पढ़ाया जाए तो शायद 2 साल लग सकता है, लेकिन वो संभव नहीं है। तो देखिए यूपीएससी में इसको क्या करना। टॉपिक क्या है? भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। देखने में बड़ा मासूम टॉपिक लग रहा है, यह सबसे खतरनाक टॉपिक है सिलेबस का। मैं कह रहा हूं सबसे खतरनाक। यदि कोई ढंग का क्वेश्चन सेटर आ जाए और तुल जाए तो कट ऑफ को और नीचे लेकर चला जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है? भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। आपको योजना वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है, प्लानिंग सिस्टम की तुलना नहीं। इंग्लिश वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। इसका मतलब ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है भारत की, उसकी तुलना किससे करनी है? अन्य देशों से। अब देखें, अन्य देश 190 से ज्यादा है, सबके अपने अपने संवैधानिक योजनाएं, सबका अपना अपना संविधान है, उसके साथ तुलना व्यवहार में संभव नहीं है। तो इसीलिए यहां पर मुख्यतः जो टॉपिक को आपको पढ़ना है या समझने का प्रयास करना है, बेसिकली जो इस टॉपिक को आपको समझना है, तो ध्यान रखना है कि ये पॉलिटिकल साइंस का कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पेपर नहीं है, उससे मिलता जुलता है। पॉलिटिकल साइंस में जब ऑनर्स पढ़ाया जाता है तो उसमें एक पेपर आता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सीजीपी। तो इस सीजीपी में हम पढ़ते हैं ये अमेरिका का संविधान, ये ब्रिटेन का संविधान, ये फ्रांस का संविधान, ये जर्मनी का फला फला संविधान, प्रमुख संविधान। लेकिन यहां सीजीपी इसलिए नहीं कि यहां तुलना है, भारत से तुलना, इन कंपैरिजन। ये नहीं कि ये अमेरिका है, फ्रांस है, भारत और अमेरिका की तुलना। तो ध्यान रखना, इस पेपर को जब भी आप तैयार करें मेंस में, तो 2 देशों के साथ तो बहुत समग्र तुलना करें। एक तो यूएसए के साथ और दूसरा ब्रिटेन के साथ। ध्यान रखना है, समग्र तुलना से मेरा मतलब, मेरा तात्पर्य बहुत व्यापक है। समग्र तुलना से मेरा तात्पर्य है कि सरकार के तीनों अंगों की तुलना, कार्यपालिका की तुलना, विधायिका की तुलना और न्यायपालिका की तुलना। इसका मतलब कि हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटली नहीं पढ़ना। कार्यपालिका में आएगा भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रमुख संस्थाएं। तो भारत के राष्ट्रपति की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना, क्या समानता है, क्या अंतर है, 200 वर्ड्स के लिहाज से। इसी तरह भारत के राष्ट्रपति की ब्रिटिश सम्राट से तुलना। यह नहीं कि ब्रिटिश सम्राट पढ़ा और अमेरिका का राष्ट्रपति पढ़ा, तुलना करते हुए पढ़ना। पेपर यही है,
इसलिए बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है। भारत के राष्ट्रपति की ब्रिटिश राष्ट्रपति की तुलना, जैसे ब्रिटिश सम्राट से तुलना, ब्रिटिश सम्राट को रबड़ की मोहर कहते हैं, रबड़ स्टाम्प। तो प्रश्न आ सकता है कि क्या ब्रिटिश सम्राट की तरह भारत का राष्ट्रपति भी रबड़ की मोहर है, या वह एक संवैधानिक प्रमुख है? इसका मतलब वो रबड़ स्टाम्प है, हमारा प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। दोनों में क्या डिफरेंस है, समानता, अंतर? इसी तरह भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना, क्योंकि वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, और भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से तुलना। और समानता से ज्यादा फोकस अंतर पे करना चाहिए। समानता तो सब जानते हैं कि दोनों जगह संसदीय है, अलग कैसे भारतीय प्रधानमंत्री का पद ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद से? ऐसे प्रश्न कभी आए तो बहुत शानदार प्रश्न होंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री का पद ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद की छाया नहीं है, टिप्पणी कीजिए। इट इज नॉट ए शैडो ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। माना जाता है कि दोनों सेम है, सेम नहीं है, बहुत बड़े बड़े अंतर है। तो कार्यपालिका की, इसी तरह विधायिका की तुलना। इसका मतलब यहां भी हमें अमेरिका की कांग्रेस से तुलना करनी है, वहां सदन वाइज तुलना करनी। भारत की राज्यसभा की अमेरिका के सीनेट से तुलना, वहां की राज्यसभा को सीनेट कहते हैं। इसी तरह भारत की लोकसभा की अमेरिका की प्रतिनिधि सभा से तुलना। यही तुलना विधायिका में ब्रिटेन के साथ करनी है। भारत की राज्यसभा की ब्रिटेन के लॉर्ड सभा से तुलना, वहां उसको लॉर्ड सभा कहते हैं। और भारत की लोकसभा कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन से तुलना। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही डायनेमिक हिस्सा है। और इसके साथ साथ इन जनरल भी इसमें प्रश्न आ सकते हैं कि ब्रिटिश संसद और भारतीय संसद की तुलना। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत है, सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट। क्या भारतीय संसद को भी संप्रभु कहा जा सकता है? भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद में क्या अंतर है? सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट यदि भारत में नहीं है तो उसके क्या कारण? मतलब तमाम इशू बेस्ड होना चाहिए। तो ध्यान रखना है विधायिका और न्यायपालिका की तुलना। भारत का सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट की ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के को केंद्र में रखते हुए भारतीय न्यायपालिका और अमेरिका की न्यायपालिका की तुलना, कि वहां न्यायपालिका विधि की उचित प्रक्रिया को मानती है। हमारी न्यायपालिका स्थापित मतलब संस्थाओं, और ब्रिटिश न्यायपालिका से भारतीय न्यायपालिका की तुलना। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, ब्रिटिश न्यायपालिका काफी कमजोर है। तो कह सकते हैं कि पहला हिस्सा तो होना चाहिए कि समग्र, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखाया, समग्र तुलना होनी चाहिए। इसी तरह भारत की संघात्मक व्यवस्था की अमेरिका और कनाडा से तुलना। ऐसे इशूज आएंगे, व्यवहारिक रणनीति में बता रहा हूं क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? संवैधानिक योजना की तुलना ब्रिटेन और अमेरिका से तो पूरी समग्रता में हर चीज पढ़ेंगे, क्योंकि वो दो सिस्टम्स हैं जहां से पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस निकले हैं। एक परंपरा का प्रतिनिधि अमेरिका है जहां लिखित संविधान है, और दूसरी परंपरा का प्रतिनिधि ब्रिटेन है जहां अलिखित संविधान है, बाद के देशों ने अपना लिया। एक परंपरा का प्रतिनिधि अमेरिका है जहां फेडरल सिस्टम, दूसरी परंपरा का प्रतिनिधि ब्रिटेन है जहां यूनिटरी सिस्टम है। बाद में फ्रांस ने, जर्मनी ने, हमने अपने सबने उसी को फॉलो किया, किसी एक को। इसलिए इस दो से जरूर पढ़ना। पूरे विश्व में यही पैटर्न होता है जहां ये दो बेस माने जाते हैं। एक परंपरा का प्रतिनिधि अमेरिका है जिसने अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाया, दूसरी परंपरा का प्रतिनिधि ब्रिटेन है जिसने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। एक परंपरा का प्रतिनिधि अमेरिका है जिसने कठोर संविधान को अपनाया, दूसरी परंपरा का प्रतिनिधि ब्रिटेन है जिसने लचीले संविधान को अपनाया, और हम सभी ने उसी को फॉलो किया। तो इसलिए ध्यान रखना, ये दो से तो एकदम अनिवार्यता पूछना चाहिए। अभी आपने देखा अमेरिका और भारत की तुलना, बहुत ही स्वाभाविक था। इसके अलावा सेफ्टी के लिए 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन आपको और पढ़ने चाहिए, लेकिन वो उतने विस्तार से नहीं। शॉर्ट में और भारत से तुलना करते हुए कि आपको शॉर्ट में थोड़ा सा फ्रांस भी तैयार करना चाहिए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत शॉर्ट में, खास करके जहां जहां इंडिया से तुलना हो रही। जर्मनी को भी थोड़ा सा तैयार करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों फ्रांस और जर्मनी? क्योंकि फ्रांस और जर्मनी ये दो ऐसे जिन्होंने मिक्सचर किया है। संसदीय और अध्यक्षात्मक को मिक्स करने का काम फ्रांस ने भी किया, जर्मनी ने भी किया। फ्रांस ने अध्यक्षात्मक का पोर्शन ज्यादा ले लिया और जर्मनी ने संसदीय का पोर्शन ज्यादा ले लिया, लेकिन दोनों ने मिक्सचर किया। और इसके अलावा एक आपको चीन का संविधान भी शॉर्ट में पढ़ना चाहिए। खास करके अभी हाल में आपने देखा शी जिनपिंग चीन के आजीवन राष्ट्रपति हो गए। कितनी बड़ी बात है, सोचिए थोड़ा सा। शी जिनपिंग चीन का आजीवन राष्ट्रपति हो गया।
न देश में कोई रक्तपात हुआ, न कोई विरोध प्रदर्शन हुए। क्या देश है और क्या संविधान है। जो जानते हैं उस संविधान को, उनको पता है कि ये तो उसके लिए गाजर मूली था। बट एक कॉमन सेंस थोड़ा इंडिया से कंपेयर कीजिए कि यदि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, इनके मुंह से यदि कभी प्रेस में यह निकले कि मैं आजीवन भारत का प्रधानमंत्री, इतना बोलते ही प्रेस, मीडिया, देश टूट पड़ेगा। हो सकता है यह बोलना चाहिए कि मैं नहीं रहना चाहता, बट आजीवन भारत का प्रधानमंत्री यह बोल भी नहीं सकता। इस देश का प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकता। सोचने की बात तो अलग है, बट कहीं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यह इंडिया की ताकत है। चाइना में बोलने की बात किया, डंके की चोट पे शी जिनपिंग ने किया, और ऐसे किया लगता है कि बहुत छोटी चीज किया ना, एक गोली चली, क्या है। तो वो सिस्टम भी पढ़ना चाहिए, खास करके करंट में। आप देखते हैं कि जिनपिंग स्कूल ऑफ थॉट आ रहा है, मार्क्स का थॉट आया, उसके बाद माओ का थॉट आया, चाइना के कौन सा, अब जिनपिंग स्कूल ऑफ थॉट। तो इसलिए अभी के संदर्भ में मैं समझता हूं कि थोड़ा सा दोस्तों बस 2 मिनट रुकना है, वो कुछ ये आ गया है नेटवर्क का। दो मिनट में अभी सब चीज़ों को मैं, जब तक ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वो नेटवर्क की क्राइसिस आ गई है जिसके कारण ये यहाँ पे दिक्कत आई है। हाँ, तो शी जिनपिंग की हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे शी जिनपिंग बन गए। तो चीन का संविधान देखना है और उसके साथ साथ हमें कोशिश करनी है कि हम स्विट्जरलैंड का संविधान भी देख लें। तो यहां पर हमने देखा कि इस टॉपिक को किस प्रकार हल करना है, भारत की संवैधानिक योजना की अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना को हमें किस प्रकार हल करना है। ये थोड़ा सा बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ऐसे ही डिस्कस करता हूं। उसके बाद के टॉपिक्स आपके अपने सिलेबस से है, जिसमें संसद है। लेकिन ध्यान रखना है, संसद को जब पढ़ना है तो परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि उसके एक एक इशू से। यदि आप 2013 से लेकर अभी तक के सवाल देखें तो उसके एक एक इशू से लेकर, एक एक मुद्दे से लेकर सवाल आ रहा है। उसके एक एक मुद्दे से लेकर सवाल आ रहा है। जैसे संसद के विशेषाधिकार से सवाल आए, और विशेषाधिकार से भी डायरेक्ट नहीं आया कि यह आर्टिकल 105 है और फला फला विशेषाधिकार। हमारे देश में संसद के विशेषाधिकारों का संहिताकरण क्यों नहीं किया गया, यह सवाल था। कोडिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि संसद के विशेषाधिकार तो हैं हमारे देश में, लेकिन संविधान में उनका बहुत कम उल्लेख है। 105 में केवल गिने चुने विशेषाधिकार है, जबकि विशेषाधिकार बहुत सारे हैं और कोई कानून भी नहीं है जो विशेषाधिकारों को लिपिबद्ध करता है। ऐसा क्यों? तो ध्यान रखना, इशू बेस्ड। इसी तरह मंत्रिपरिषद, जितनी संस्थाएं हैं, सभी को हमें बहुत विस्तार पूर्वक तैयार करना है। राज्यसभा की अप्रासंगिकता क्या है, संसद के पतन से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो नेक्स्ट जो इसका हिस्सा आता है सिलेबस का, उसमें स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट आते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र और राज्य दोनों में बहुत विस्तार पूर्वक हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमारे सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा है संवैधानिक, सांविधिक और विनियामक संस्थाएं। तो संविधान में जो भी संस्थाएं हैं, आयोग हैं, सबको पढ़ना है। महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, सब कुछ। सांविधिक, इसका मतलब संसद से बनने वाले के कानून से बनने वाले सारे आयोग, ज्यादातर महत्वपूर्ण आयोग, मानव अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सबको पढ़ना। और विनियामक, रेगुलेट करने वाले जितने आयोग हैं, कैट, ट्राई। तो इस तरह से
सिलेबस में ये सारी चीजें भी है। और एक जो टॉपिक और आपके सिलेबस में है वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ, 1951 का कानून। तो मेंस का जो सिलेबस है वो शॉर्ट में पॉलिटी यही है, जहां इसकी मूलभूत विशेषताएं भी पढ़नी है, वर्ल्ड के साथ हमें तुलना भी पढ़ना है, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी पढ़ना है, संस्थाएं, आयोग आदि भी पढ़ने, और सबको ट्रेडिशनल के साथ अप्लाइड वर्जन के साथ पढ़ना है। जब आप तैयारी करें तो आपके सामने प्रश्नमाला जरूर रहनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक जरूर रहना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी। और मैं समझ रहा हूं कि कल संडे को शायद एक बड़े कोर्स की घोषणा होने वाली YouTube पर, तो आप उसको जरूर देखेंगे कि अब आगे कैसे प्लान किया जा रहा है मेंस को अनअकैडमी की ओर से। बाकी जहां तक मेरी बात है तो मैं पुनः आपको बता दूं, स्क्रीन तो अभी थोड़ी देर के लिए गायब हो गया है तो उसका मैटर मैं नहीं दिखा सकता हूं, कि कल मैं 8 बजे आपके साथ मिल रहा हूं, 8 o'clock, फिर से अपने पुराने ढर्रे पर। 4 दिन मैं आराम कर रहा था, काफी तंदुरुस्त, स्वस्थ, फिर से तरोताजा होकर हूं। तो कल 8 बजे मैं आपसे स्पेशल क्लास में मिलने वाला हूं, 8 o'clock, वो मैंने डिक्लेयर कर दिया, वहां पे पब्लिश हो चुका है। संडे को मैं एक बहुत ही शानदार मैराथन क्लास लेने वाला हूं यूट्यूब पर, याद रखना, इसे यूट्यूब पर रविवार को शाम 5 बजे। और इस बार एक सवाल आया था कि गांधी और मार्क्स के राज्य में जो राज्यविहीन समाज था, तो रविवार को परसों यूट्यूब पे 5 बजे मैराथन क्लास लेने वाला, बहुत ही शानदार, तो उसको आप जरूर देखना। और प्लस पर एक फाउंडेशन का एकदम फ्रेश कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं, वो भी इसी सोमवार को। ये जो 4 दिन छुट्टी ली थी वो इन्हीं चीजों के लिए ली थी, सोमवार शाम 7 बजे। तो उस कोर्स को फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम कहां मिलने वाले हैं? डेली मिलने वाले। कल मैं मिलने वाला हूं आपके साथ प्लस पर 8 बजे, परसों भी मैं मिलने वाला हूं आपसे, कल मैं स्पेशल पर आपसे मिलने वाला हूं, स्पेशल की जो क्लास चलती है ऐप वाली, 8 बजे सुबह। परसों रविवार को भी 8 बजे सुबह में स्पेशल की क्लास में आपसे मिलने वाला हूं। रविवार को शाम पुनः यूट्यूब पे मिलने वाला हूं 5 बजे। और सोमवार से तो स्पेशल की क्लास शुरू होगी, तो रेगुलर मिलने वाला मैं हूं। और आगे यूट्यूब पर क्या कार्यक्रम होगी उसकी कल घोषणा आपको अनअकैडमी कर देगी। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए सब लोग, और मिलते हैं कल 8 बजे। कहां पर मिलते हैं? स्पेशल की क्लास में। और फटाफट नए बैच के लिए आप एनरोलमेंट करवाइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।